हम लोग अर्जक संघ के मानने वाले हैं। अगर बाल छिलवाने से होता तो केवल सर के बाल तो अपवित्र नहीं करते, फिर शरीर में, पूरे शरीर में बाल हैं वो भी छिलवाए जाने चाहिए। नदी में राख नहीं फेंकेंगे, उसको अपने खेतों में फेंकेंगे, चाहे मुर्दा फेंके चाहे राख फेंके, गंदी होती है। इस नाते नदी में हमने नहीं फेंका। विधवाओं को लोग ऐसे कामों में बुलाना अशुभ मानते हैं। मैंने कहा सारी विधवाएं आएंगी और जो आ जाएंगी सबको एक हम वस्त्र उनके सम्मान में देंगे। मेरा मानना है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं, बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ता है और विरोध दूसरे लोग नहीं करते हैं, अपने लोग करते हैं। विरोधी है, तर्क पे नहीं उतरता, इसलिए अवैज्ञानिक, अतार्किक है, अप्राकृतिक है, इसलिए ये मानवता विरोधी है। इस नाते मृत्यु भोज को बंद ही होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हैं इस पर मंथन करें और इसी प्रथा के साथ अपने को भी बदलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं श्रावस्ती क्षेत्र में हूं। सब जानते हैं कि बौद्ध क्षेत्र ये कहा जाता है। रामेश्वर पवन जी ने एक आयोजन किया। आपकी पत्नी का निधन हुआ, उससे पहले माताजी का निधन हुआ था। दोनों लोगों की स्मृति में आपने एक आदरांजलि सभा का यहाँ आयोजन किया। आपने तमाम सारी रूढ़ियों को तोड़ते हुए, मैं देख रहा हूँ कि जैसे बाल नहीं छिलवाए, कोई कर्मकांड नहीं किया। आपने क्या क्या किया? जैसे आज मैं आयोजन में देख रहा था कि आपने कुछ महिलाओं को साड़ियाँ बांटी, कुछ कंबल वितरित किए, आपने गिद्ध भोज नहीं दिया। तो मृत्यु के बाद बताइए कि क्या क्या किया, जैसे अंतिम संस्कार से लेकर के। ये परंपरा चूँकि महामना रामस्वरूप वर्मा के संपर्क में रहा, मैंने 86 से रूढ़ियाँ तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले मेरी दादी जो पिताजी की मौसी थी मरी, मैंने 13वीं ब्रह्मभोज और महापात्र ये सब कट किया। इसके बाद पिताजी का देहांत हुआ 99 में, तब भी मैंने कट किया। ये जब मैं भोज उस समय कट नहीं कर पाया, माँ की इच्छा थी इस नाते। लेकिन जब माँ का देहांत हुआ तो मैंने पूरी तरीके से इसको कट किया। हमारे ही लोगों ने आलोचना भी की और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसके बाद कोरोना आ गया, मेरे बच्चे बाहर थे, तो इस नाते वो आदरांजलि सभा जो थी वो भी नहीं हो पाई। इधर मेरी पत्नी का निधन हुआ और उन स्थितियों में ये आदरांजलि सभा संयुक्त रूप से हमने आयोजित की। जब पत्नी का देहांत हुआ तो उनको जो लोग कहते हैं मुखाग्नि देना, हमने कहा हम चिताग्नि देंगे और उसमें केवल हम ही नहीं होंगे, हमारे भाई भी होंगे, हमारे बेटे भी होंगे, हमारी बेटियां भी होंगी, हमारी भांजियां भी होंगी, भतीजियां भी होंगी और समाज के जो लोग चाहें, पूजाराम सोनकर जी हमारे मित्र हैं, शिव कुमार विश्वकर्मा जी हैं, ये दूसरे लोग भी, कम से कम 25 लोगों ने एक साथ हमने चिता को अग्नि दिया सामूहिक रूप से। और इसके बाद चूंकि पहले से ऐसा था कि हम अर्जक संघ की विचारधारा चले, लेकिन एक चीज़ मैंने विशेष रूप से आपसे सीखा, उसको कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम नदी में राख नहीं फेंकेंगे, उसको अपने खेतों में फेंकेंगे। उसी खेतों की फसल से हमारे अंदर, पत्नी के अंदर, सबके अंदर एक ऊर्जा गई है और उस ऊर्जा से ही जो 4 महाभूत बुद्ध ने बताए हैं, आकाश का कोई स्थान नहीं, पंच तत्व नहीं है, तो उन 4 तत्वों में विलीन होने के लिए जमीन से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। वो हर प्रदूषण को प्रदूषण मुक्त बनाती है कुछ समय बाद, और नदी तो उसमें फेंकने से, चाहे मुर्दा फेंके चाहे राख फेंके, गंदी होती है। इस नाते नदी में हमने नहीं फेंका और उसको खेतों में अपने पूरे परिजनों के साथ मिलकर डाला, अस्थियों को एक जगह जमीन में डाला और उस जगह आम का वृक्ष आज लगाया जाना है। आज नहीं लगेगा तो वो पेड़ आ गए, पेड़ रखे हैं, विलम्ब हो रहा है, परिजन लोग लगा लेंगे, आपको समय रहेगा आपसे लगवा देंगे। ये काम मैंने किया और इस अवसर पर हमने जो हमारे गांव सभा की जितनी विधवा बहनें थीं, विधवा महिलाएं थीं, चूँकि विधवाओं को लोग ऐसे कामों में बुलाना अशुभ मानते हैं, मैंने कहा सारी विधवाएं आएंगी और जो आ जाएंगी सबको एक हम वस्त्र उनके सम्मान में देंगे, दान नहीं करेंगे, सम्मान में एक वस्त्र देंगे। वो किया। कुछ लोगों को, गांव के लोगों को हमने कंबल वितरित किया, ये काम। अच्छा, गांव में एक धारणा है कि अगर इस तरह की चीज़ें हम नहीं करेंगे, जैसे पिंडदान नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, उनसे कुछ नहीं करवाएंगे, तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इससे कैसे निकलेंगे आप? ये मेरा मानना है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, जब बेहोश कर देता है, आपका पूरा हाथ काट दे, आपको एहसास नहीं होता है, और जब आप चैतन्य होते हैं तो वही पीड़ा करता है। तो जो चेतना है,
चाहे बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। कबीर की वाणी को लोग समझ नहीं पाए। मैं तो कहता हूँ कबीर जो है केवल भाषा के डिक्टेटर नहीं, वो शब्दों के भी डिक्टेटर हैं। जहाँ उन्होंने राम कहा, जहाँ उन्होंने आत्म कहा, या ऐसे शब्द जो भी कहे वो केवल चेतना के अर्थ में कहे हैं और चेतना से जोड़ा है। चेतना खत्म हो जाती है, मुर्दा हो जाता है। ये विज्ञान भी कहता है, पदार्थवाद यही कहता है कि जो चेतना है उससे ये मिट्टी है, यहाँ ये गाय गोबर करेगी, इसमें हवा लगेगी, हवा भी पदार्थ का रूप है, गोबर भी पदार्थ का रूप है, मिट्टी भी पदार्थ का रूप है, और उसमें जीवन पैदा हो जाएगा। एक रूपता आएगी, जीवन पैदा होगा। तो ये जीवन जो है जड़ और चेतन दोनों इसके रूप हैं, वो अलग से कोई चीज़ नहीं है। आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस नाते आत्मा के दुखी होने को न होने का ये कोई कारण नहीं है। बाल नहीं कटवाए आपसे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, कतई कोई नुकसान नहीं होगा। और हम लोग अर्जक संघ के मानने वाले हैं। अगर बाल छिलवाने से होता तो केवल सर के बाल तो अपवित्र नहीं करते, फिर शरीर में, पूरे शरीर में बाल हैं, वो भी छिलवाए जाने चाहिए। अच्छा, ये भी लॉजिक छिलवाए जाने चाहिए। सिर के ही जी क्यों? जी बिल्कुल। इतने सालों से आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, गांव में भी रह रहे हैं। एक गांव का नाम क्या है? सिसवारा। सिसवारा। ये श्रावस्ती जिले में आता है ना? जी जी। तो मेन बात क्या है, बड़े शहर में किसी चीज़ को कहना आसान होता है, लेकिन गांव में रह करके इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो कभी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा आपको? बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ता है, और विरोध दूसरे लोग नहीं करते हैं, अपने लोग करते हैं। जब पहली बार मैंने सन 1986 में अपनी दादी माँ, जो मेरे पिताजी की चाची भी थी, मौसी भी थी और विधवा थी, जब उनका देहांत हुआ और मैंने जब महापात्र और 13वीं का बायकाट किया, तो अपने लोगों ने, दूसरे लोगों ने नहीं, ओबीसी के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कहा इनके यहाँ कौन खाएगा। लेकिन जब मैंने आयोजन किया, दूसरे लोग आने लगे, तो मैं तो बधाई दूंगा जिनको हम लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसे संस्कार डाले। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सबसे पहले हमारे साथ बैठ करके शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, मुसलमान लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ खाया। कुछ लोग बैकवर्ड के थे, उसमें भी नहीं खाए, तो विरोध मैंने झेला। लेकिन जब आप विरोध सकारात्मक होते हैं तो विरोध झेलते हुए आपको सफलता मिलती है, नकारात्मक होते हैं तब वही विरोध बन जाता है। जब आपने ये काम शुरू किया था तब से लेके आज में समाज में पॉजिटिव परिवर्तन पाते हैं या सोचते हैं कि नेगेटिव? बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है। पॉजिटिव है। पहले जहाँ लोग कहते थे कि ये विधर्मी हो गया, इसके यहाँ कौन खाएगा, आज एक नहीं, जिधर जाता हूँ प्रशंसा के शब्द भी सुनने को मिलते हैं और सम्मान भी मिलता है, और लोग कहते नहीं यही उचित है, यही उचित है। इसका मतलब जो लोग डुअल माइंडसेट के होते हैं वही ये रोना रोते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज नहीं साथ देगा, ये नहीं देगा। समाज साथ देता है। वेदना के शब्द हैं ये, चेतना के शब्द हैं। तुम भले कुछ भी कहो पर देशना के शब्द हैं ये, मेरा ऐसा मानना है। ये मृत्यु भोज को उचित क्यों नहीं मानते आप? मृत्यु भोज देखिए एक शोक संस्कार है। प्रथम तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो बुद्धिस्ट अपने कहते हैं, अगर करते हैं, त्रिपिटक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो अपने को हिंदू कहते हैं, वेदों में, स्मृतियों में, धर्मसूत्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। अगर कोई मुसलमान समर्थन करता है, मैं पूछता हूँ कुरान शरीफ में आप दिखा दीजिए कहाँ लिखा हुआ है। कोई ईसाई कहता है तो बाइबिल में बतावे कहाँ लिखा हुआ है। कोई पारसी कहता है तो बतावे जेदावस्तम कहाँ लिखा है। कोई सिख कहे तो गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ लिखा हुआ है। जब कहीं नहीं लिखा हुआ है, युग निर्माण योजना इसका विरोध करे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के थे उन्होंने विरोध किया। महामना रामस्वरूप वर्मा तो कोई वही नहीं, सानी ही नहीं, अर्जक संघ का। तो जब सारे लोग विरोध करते हैं तो यह धर्म विरोधी है, तर्क पे नहीं उतरता, इसलिए अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, अप्राकृतिक है, इसलिए ये मानवता विरोधी है। इस नाते मृत्यु भोज को बंद ही होना चाहिए। मेरे साथ इस क्षेत्र के लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए राम सुब्रमण्य वर्मा जी हैं। आप इस आदरांजलि सभा में पूरे कार्यक्रम में शामिल रहे, शुरुआत से लेकर आखिर तक। किस तरह का पॉजिटिव संदेश देना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होकर के? कि क्योंकि होता क्या है मृत्यु भोज में कि एक परंपरा जब बन जाती है तो जो गांव का कमज़ोर व्यक्ति होता है उसकी भी मजबूरी हो जाती है कि यार बगल के लोग कर रहे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा। आप किस सोच के तहत इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लखनऊ से चल कर के आपने कवर किया और जनपद श्रावस्ती की लोकप्रिय भी माननीय श्री रामेश्वर पवन जी ने जिस तरीके से अपने पूरे जीवन को जनता की सेवा में और समाज किस तरीके से आगे बढ़े, उस दृष्टिगति से
आज कई जनपदों से चल करके भारी संख्या में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद हुए और अपने विचारों को व्यक्त किया। और जिस तरीके से मुझे देखने को लगा कि आपने रामेश्वर पवन जी ने एक नई लोकसभा में जिस तरीके से एक नया संदेश देने का काम उन्होंने किया है कि आज मृत्यु भोज को उन्होंने बंद किया और समाज को जागरूक किया कि इस तरीके से समाज को इकट्ठा करके एक संदेश देने की ज़रूरत है और हमेशा अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होती है। मैं देख रहा हूँ, मैं तो 2 घंटे का समय मैंने दिया है और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जैसे 2 तरीके हैं, या तो खाने में खर्च कर लीजिए। रामेश्वर पवन जी और उनके परिवार ने निश्चित किया कि हम कुछ लोगों को कंबल वितरित करेंगे और कुछ जो गांव की विधवा महिलाएं हैं उनको साड़ी वितरित करेंगे। क्या तरीका ज़्यादा अच्छा है समाज के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए? देखिए, जो आपने सवाल किया ये इसका संदेश ही अच्छा है। अब आपने सारी चीज़ें कह ली हैं कि इस तरीके से सेवा भाव, आज जिस तरीके से काफ़ी साड़ियाँ जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित रहीं, हमें लगता है कई संख्या सैकड़ों से ज़्यादा रही होगी और काफ़ी कंबल का वितरण हुआ है। ये अच्छा संदेश दिया गया कि गरीबों को जिस तरीके से एक निसहाय व्यक्ति को और तेरही के नाम पर जो पैसा खर्च होता था उसको बचाया गया और उस पैसे को कम पैसे में और काफ़ी लोगों को जिस तरीके से कंबल वितरण, साड़ी वितरण का कार्यक्रम हुआ है वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हैं इस पर मंथन करें और इसी प्रथा के साथ अपने को भी बदलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध की धरती में जिस तरह का आयोजन होना चाहिए था, एक किसी के जाने के बाद आदर देने का, उस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद जी ने जो एक बात कही कि एजेंडा पैसा बचाना नहीं था बल्कि पैसे का सही यूटिलाइज करना था, निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायी कदम है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को अगर इस बात से सहमत हैं कि इसी तरह का आयोजन होना चाहिए, किसी के जाने के बाद किसी के कल्याण के लिए कुछ हो जाए, गांव के स्कूल के बच्चों को किताबें बढ़ जाएं, कॉपी बढ़ जाएं, गांव के स्कूल में कमरा बनवा दिया जाए, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा और उस पुरखे का नाम ज़्यादा समय तक आपके लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।